बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कार्नोट इंजन से मुतालिक। कार्नोट इंजन के मुतालिक अब तक हमने ये पढ़ा कि सादी कार्नोट का डिज़ाइन किया हुआ ये एक आइडियल हीट इंजन है जो मैक्सिमम इफिशिएंसी देता है। ठीक है, मैक्सिमम इफिशिएंसी देगा, 100% इफिशिएंसी नहीं देगा। और 100% इफिशिएंसी ये क्या, दुनिया का कोई भी इंजन 100% इफिशिएंसी नहीं देता। 100% इफिशिएंसी का मतलब है कि कोई हीट लॉस ना हो, ऐसा नामुमकिन है। लेकिन ये जो कार्नोट इंजन है ये वेल डिजाइन इंजन है। इसके अंदर जितनी भी कोशिश की गई है कि कहीं से हीट लॉस ना हो, मैक्सिमम जो है वो एक्यूरेसी अपनाई जाती है और एक आइडियल हीट इंजन डिजाइन हुआ है जो आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी देगा। इसका हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा कि इस इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है जिसकी वॉल जो है वो हीट इंसुलेटिंग होती है, जबकि बेस जो है वो हीट कंडक्टिंग होता है। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ होता है, पिस्टन भी हीट इंसुलेटिंग है और फ्रिक्शन लेस है। आइडियल गैस भरी हुई है और दो हमारे पास रिजर्वायर होते हैं। एक कहलाता है हॉट रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसके टेम्परेचर को हम T1 कहते हैं। और एक कोल्ड रिजर्वायर होता है जिसका टेम्परेचर कम होता है और इसके टेम्परेचर को हम T2 कहते हैं। फिर हमने बात की इसकी वर्किंग की कि कार्नोट इंजन किस तरह वर्क करता है। तो हमने बताया कि कार्नोट इंजन साइक्लिक प्रोसेस की तरह वर्क करता है। साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर घूम फिर के आपका जो सिस्टम है वो इनिशियल स्टेज पर वापस आ जाए। ठीक है, यानी अगर इनिशियल फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट हुआ है, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, और फोर्थ के बाद आपकी साइकिल जब कंप्लीट होती है तो आपका सिस्टम इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाए। सो ऐसे प्रोसेस को आप कहते हो साइक्लिक प्रोसेस। कार्नोट इंजन की वर्किंग भी कुछ इसी तरीके से है। कार्नोट इंजन जिस इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा, पूरा साइकिल कंप्लीट, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो कार्नोट इंजन है वो अपनी इनिशियल स्टेज पे खड़ा हुआ होता है, यानी जहां से स्टार्ट हुआ है घूम फिर के वहीं पर आ जाता है। सो कार्नोट इंजन भी एक साइकिल की तर्ज पर काम करता है, लिहाजा हम कहते हैं इसको कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। पहली कहलाती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और गैस जो है वो, आइडियल गैस जो है वो एक्सपेंड करती है। फिर दूसरा प्रोसेस कहलाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें कोई हीट गेन या लॉस नहीं होती और गैस जो है वो एक्सपेंड करेगी, मजीद एक्सपेंड करेगी। तीसरा प्रोसेस कहलाता है आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और गैस जो है अब उसका साइज डिक्रीज होगा, गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और आखिरी प्रोसेस कहलाता है एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हीट लॉस या हीट गेन नहीं होता और गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये मैंने आपको इंडिविजुअली बताया हुआ है कि आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एक्सपेंशन का मतलब होता है गैस का साइज इंक्रीज होगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, एडियाबैटिक का मतलब होता है कोई हीट लॉस या गेन नहीं होगा, और कंट्रैक्शन का मतलब होता है वॉल्यूम जो है वो कम होगा। सो ये चारों प्रोसेस के बाद आपका जो इनिशियल स्टेज है, साइक्लिक प्रोसेस जब ये स्टार्ट होगा कार्नोट साइकिल, इनिशियल स्टेज से पहली स्टेज आएगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंट्रैक्शन, फिर एडियाबैटिक कंट्रैक्शन। एडियाबैटिक कंट्रैक्शन के अख्ताम पर आपका जो कार्नोट इंजन है वो इनिशियल स्टेज पर वापस आ जाएगा और आप कहेंगे कि ये साइकिल कंप्लीट हो गई। सो ये हमने चारों प्रोसेस पढ़े थे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी, आइसोथर्मल कंट्रैक्शन भी और एडियाबैटिक कंट्रैक्शन भी। साथ साथ हमने इसका ग्राफ भी देखा था। इन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं जरा, डायग्राम के रेफरेंस से हम इसको रिपीट करेंगे जरा। अब हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है जी इनिशियल स्टेज, ये जहां मैंने 1 लिखा है ना, ये इनिशियल स्टेज है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मेरे पास सिलेंडर है जी, आपको नजर आ रहा है, ये सिलेंडर है। इसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटिंग है, ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये भी इंसुलेटिंग है, और नीचे जो बेस है ये, अभी आप समझ लें हॉट रिजर्वायर नहीं है। ठीक है जी, ये हॉट रिजर्वायर अभी सपोज कर लो नहीं है। सो ये जो नीचे बेस है ये हीट कंडक्टिंग है। ये पुली लगी हुई है जी, वो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो है वो फ्रिक्शन लेस है। और ये जो ग्रीन कलर है ये गैस है। ठीक है जी, ये इनिशियल स्टेज है। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं देख लें, P1, V1 और T1, ये हमारे पास
प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 है, टेम्परेचर 1 है। अब हमने ये पहले हम ये इनिशियल स्टेजेस थी, ठीक है जी। इनिशियल कंडीशन ये हो गई, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये पिस्टन आ गया, प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1, टेम्परेचर कितना है V1, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अब हम क्या करते हैं जी, नीचे हमने हॉट रिजर्वायर रखा, यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर है T1। अब हमें पता है जी गर्म ऑब्जेक्ट से अभी ये नहीं, बल्कि सॉरी सॉरी सॉरी, हमने तो आइसोथर्मल कंडक्शन करनी ना, मैं तो वो शुरू कर दिया, क्या नाम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम क्या करते हैं, अभी हमने ये नहीं रखा हुआ, अगेन मैं आपको बोलूंगा, अभी हमने हॉट रिजर्वायर नहीं रखा। अब हम क्या करते हैं जी, हम प्रेशर को, अभी हमने पहली स्टेज शुरू कर दी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये हम पहली स्टेज कर रहे हैं। हम क्या करते हैं जी, इस प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है जी, प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होके कितना हो गया P2। अब जब प्रेशर आप पिस्टन पे से डिक्रीज करोगे, पिस्टन जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ मूव होगा, पिस्टन देख लें आप, ऊपर आ गया। अब जब पिस्टन ऊपर हुआ तो आपको गैस का वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, गैस का वॉल्यूम पहले इतना था, और अब आप देखें गैस ज्यादा जगह घेर रही है, सो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब जब वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होता है, अब टेम्परेचर कम होगा, यहाँ तो हमें आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। सो अब हम ये लाते हैं हीट रिजर्वायर, हमने इसके नीचे हीट रिजर्वायर रखा, हीट रिजर्वायर से आपके सिस्टम ने एक हीट एब्जॉर्ब कर ली Q1। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका टेम्परेचर जो कम हो रहा था वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर वापस T1 ही रहा। यहाँ पर आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन खत्म हो गया। आइसोथर्मल क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है, देख लें जी, टेम्परेचर कितना था T1, और अब कितना है, अब भी T1, टेम्परेचर फिक्स हुआ, लिहाजा इसको आपने क्या कहा, आइसोथर्मल। और चूंकि आपको गैस एक्सपेंड होती हुई नजर आई, इसलिए आपने इसको कहा एक्सपेंशन। तो ये हो गई जी पहला जो स्टेज होता है, पहला प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन सॉरी। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या क्या मामला हुआ जी, एक प्रेशर कम हुआ, दूसरा वॉल्यूम बढ़ा, तीसरा टेम्परेचर फिक्स रहा, चौथा आपके हॉट रिजर्वायर से एक हीट एब्सॉर्ब हो गई है Q1, और पांचवा पिस्टन ऊपर गया है, पिस्टन ऊपर को आप वर्क कहते हो, सो यहाँ पे आपको कुछ वर्क मिलना शुरू हो गया। ये तो हो गई जी पहली स्टेज, और अब आप यहाँ पर आ गए। अब आपके पास प्रेशर कितना है जी P2, वॉल्यूम कितना है V2, और टेम्परेचर कितना है V1, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने दूसरी स्टेज स्टार्ट करनी है, दूसरी स्टेज को हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या कहते हैं हम, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। अब हम क्या करेंगे, ये हॉट रिजर्वायर हटा देंगे, और इसकी जगह हीट इंसुलेटर रख देंगे, ठीक है जी। दूसरी डायग्राम में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, ये रहा। तो हमने ये हॉट रिजर्वायर, जब हमने देखा ना टेम्परेचर मेंटेन हो गया, टेम्परेचर T1 है, तो हमने ये हॉट रिजर्वायर हटा दिया, और इसकी जगह ये जो रखा है ना, ये है हीट रिजर्वायर। हमने हीट रिजर्वायर रख दिया, ठीक है जी। अब क्या होगा, जैसे आपने हीट रिजर्वायर रखा, अब कोई हीट आएगी ना जाएगी। अब गैस थोड़ी सी मजीद प्रेशर कम होगा, मजीद प्रेशर जो है वो P जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर कम होगा, और अब प्रेशर P2 से बढ़ कम होकर P3 हो जाएगा। वॉल्यूम थोड़ा सा और एक्सपेंड हुआ है जी, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा, ठीक है जी। आपको गैस बढ़ी हुई नजर आ रही है, पहले पिस्टन यहाँ था, थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ना, इतना वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है जी। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमने जो है वो नीचे इंसुलेटर रख दिया, ताकि सिस्टम में से कोई हीट आए भी नहीं और जाए भी नहीं। सो अब क्या होगा, हमारी जो टेम्परेचर, हमारा जो क्या नाम है सिस्टम है, ये अपना कुछ हीट लूज करेगा, और आपको जो है पिस्टन वो मजीद ऊपर जाएगा। पिस्टन मजीद ऊपर गया, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर जो है वो चेंज होके P3 हो गया, वॉल्यूम चेंज होके V3 हो गया, और टेम्परेचर भी चेंज हो गया, बताया मैंने आपको, टेम्परेचर कम हुआ है, और अब टेम्परेचर हो गया T2। अब यहाँ चूंकि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई है, लिहाजा ये एडियाबैटिक हो गया, गैस का साइज बड़ा है, लिहाजा ये एक्सपेंशन हो गया। सो अब आप जो है, आपकी गैस थोड़ा सा और बढ़ गई, पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर आ गया, और अब आपका प्रेशर बहुत कम हो गया है, P1 से P2 गया, P2 से P3 गया, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, V1 से पहले V2 हुआ, और V2 से पहले V3 हुआ, जबकि टेम्परेचर पहली स्टेज में चेंज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी स्टेज में टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया।
अब यहाँ पर आ गए जी, अब हम यहाँ पर इस स्टेज पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, ये अब हमने हीट इंसुलेटर हटाना है, हमने हीट इंसुलेटर हटा दिया, ठीक है, चले रखे रहे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आ रहा है, अब इस स्टेज को हम कहते हैं आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन करनी है जी, गैस के साइज को कम करना है, कैसे करोगे? अब आप पिस्टन को नीचे लेकर आओगे, नीचे लाओगे पिस्टन तो वॉल्यूम कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन हासिल हो जाएगा आपको। सो अब आप कैसे लाएंगे जी पिस्टन को नीचे? प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को आपने इंक्रीज करना है आप। सो आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज होके P3 से P4 हो गया, पिस्टन नीचे आ गया, वॉल्यूम अब आपका कम हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होके V3 से V4 हो गया, ठीक है जी। आपने प्रेशर कम किया, पिस्टन दबाया, प्रेशर कम हुआ, सॉरी प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन आपने दबाया, प्रेशर आपने बढ़ाया, तो P3 से प्रेशर बढ़ के कितना हो गया P4, और वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, तो वॉल्यूम कम हो गया, और अब वॉल्यूम V3 से V4 हो गया। आपको नजर भी आ रहा है जी, प्रेशर सॉरी पिस्टन जो है वो नीचे आ गया, वॉल्यूम कम हो गया। अब इस दौरान जो है आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा, लेकिन हमें यहाँ करना है आइसोथर्मल, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। सो हम क्या करेंगे, हम नीचे जो है वो कोल्ड रिजर्वायर रख देंगे। सो अब आपके इस सिस्टम में जितनी एक्स्ट्रा हीट आ गई है, अब वो कोल्ड रिजर्वायर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो ये Q2 क्या है, ये वो हीट है जो आपके इस सिस्टम ने निकाल दी, रिमूव कर दी, और जैसे ये हीट रिमूव हुई तो आपका टेम्परेचर वापस T2 पर आ गया, आइसोथर्मल वाला मामला भी हो गया। सो अब आपका सिस्टम यहाँ आ गया। अब आप क्या करोगे जी, इस कोल्ड रिजर्वायर को हटा दोगे आप, अब आप यहाँ पर आ रहे हैं, अब आप कोल्ड रिजर्वायर को हटाएंगे और दोबारा इंसुलेटर रख देंगे। जैसे आप इंसुलेटर रखेंगे, प्रेशर जो है वो मजीद बढ़ेगा, प्रेशर मजीद इंक्रीज ही होगा, वॉल्यूम मजीद कम होगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। सब आपका पिस्टन मूव होके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जब ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो आपका प्रेशर जो है वो बढ़कर वापस ओरिजिनल प्रेशर हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो कम होकर वापस ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाएगा, ठीक है जी। और अब आपकी ये इनिशियल स्टेजेस वापस आ गई, P1 भी वापस आ गया, V1 भी वापस आ गया, टेम्परेचर भी जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर जो है वो T1 पे आ जाएगा। सो आपकी ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। आपके शुरू की दो स्टेजेस में, यानी आइसोथर्मल और आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इन दोनों स्टेजेस में प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, पिस्टन ऊपर जाता है। और ये जो नीचे की दो स्टेजेस थी, यानी कि आइसोथर्मल कंट्रैक्शन और एडियाबैटिक कंट्रैक्शन, इन दोनों स्टेजेस में प्रेशर जो है वो बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, और पिस्टन नीचे आता है। तो इसको थोड़ा समराइज करते हैं। चार स्टेजेस कौन कौन सी थी हमारी? एक थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये पहली स्टेज थी। फिर दूसरी स्टेज थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरी स्टेज थी आइसोथर्मल कंट्रैक्शन, चौथी स्टेज थी एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो दोनों एक्सपेंशन हुए हैं, इनमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कम होता है। ये प्रेशर का ट्रेंड रहा, और पिस्टन जो है वो ऊपर गया है, पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करता है, और अपवर्ड मूव करता है तो हम कहते हैं जी वर्क हमें मिला है, यहाँ पर हमें वर्क मिलता है। जबकि इन दो सिस्टम, इन दो में कंट्रैक्शन का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और आपका पिस्टन जो है वो इनवर्ड मूव करता है, अंदर की तरफ आता है जी, और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है जी। तो हमें ये कार्नोट इंजन से वर्क मिलता है, एक बात तो ये हो गई। फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास प्रेशर 1 V1 T1। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्रेशर कम हुआ, लिहाजा प्रेशर कम होकर P2 हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ के V2 हो जाता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में प्रेशर जो है वो मजीद कम होके P3 हो जाता है, वॉल्यूम मजीद बढ़ के V3 हो जाता है, जबकि प्रेशर में थोड़ी सी ज्यादती आ जाती है और T2 हो जाता है। उसके बाद आइसोथर्मल कंट्रैक्शन के अंदर वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ता है,
तो प्रेशर बढ़कर कितना हो जाएगा P4, वॉल्यूम कम होके कितना हो जाएगा V4, टेम्परेचर सेम रहेगा। जबकि एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर मजीद इंक्रीज होगा, वॉल्यूम मजीद डिक्रीज होगा और पिस्टन अंदर जाएगा लेकिन अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। प्रेशर अब आपके पिस्टन में उतना हो गया जितना स्टार्टिंग में था, यानी कि P1। वॉल्यूम भी गैस का, आप डायग्राम चेक कर लीजिएगा, वॉल्यूम गैस का वापस ओरिजिनल हो गया जी V1, और टेम्परेचर भी वापस जो है वो कम होकर कितना हो गया T1। तो आपकी देखें इनिशियल स्टेज वापस आ गई, साइकिल कंप्लीट हो गई। इसको हमने ग्राफ के जरिए भी दिखाया आपको कल। ये हमारे पास थी इनिशियल स्टेज, फिर आइसोथर्मल कंट्रैक्शन एक्सपेंशन हुआ और हमारे पास प्रेशर कम होकर P2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया, टेम्परेचर फिक्स रहा। फिर दूसरी स्टेज होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें प्रेशर मजीद कम होता है, वॉल्यूम मजीद बढ़ता है और टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद होती है हमारी तीसरी स्टेज आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है और टेम्परेचर फिक्स रहता है, तो ये हो गया। फिर चौथी स्टेज होती है एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें प्रेशर मजीद बढ़ेगा और वापस ओरिजिनल प्रेशर बन जाएगा, वॉल्यूम मजीद कम होगा और वापस ओरिजिनल वॉल्यूम बन जाएगा, और टेम्परेचर में मजीद फर्क आएगा और टेम्परेचर भी आपका ओरिजिनल आ जाएगा। ये आपके पास पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, आपका सिस्टम जहां से चला वहां पर मूव हो गया। अब अगर आप इसको स्पीड में देखो तो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर आप पूरे इसको इस प्रोसेस को एकदम स्पीड में देखें तो आपका पिस्टन जैसे देखे ना, यहाँ पर यहाँ पिस्टन ऊपर आया, यहाँ मजीद ऊपर आया, यहाँ नीचे गया, यहाँ नीचे गया, तो पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग जाएगा। और हम जानते हैं जी जब पिस्टन वाइब्रेट करता है तो चीज उससे अगर आपने कोई टायर कनेक्ट किया हुआ होगा टायर घूमने लग जाएगा, सही कह रहा हूँ ना? पिस्टन बाहर गया तो वर्क बाहर मिला, पिस्टन अंदर आया टायर वापस उल्टा, अब घूमना शुरू कर देता है। सो पिस्टन से हम क्या करते हैं जी, इस कार्नोट इंजन के पिस्टन से हमने टायर को कनेक्ट कर दिया। अब पिस्टन जब अंदर बाहर होगा या ऊपर नीचे होगा, वाइब्रेट जब पिस्टन करेगा, टायर हमारा रोटेट करने लग जाएगा और यूं हमें हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होकर मैकेनिकल एनर्जी में मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में, ये इंजन का काम होता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ हमें वर्क भी मिला, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है ना, वर्क हो रहा है। हमें यहाँ पे Q1 क्या है जी, जो हमारे हॉट रिजर्वायर से हीट सिस्टम ने कार्नोट इंजन ने एब्सॉर्ब की थी। Q1 क्या थी, हॉट रिजर्वायर से आपके कार्नोट इंजन ने जो हीट एब्सॉर्ब की थी। जबकि Q2 क्या थी जी, आपके कार्नोट इंजन ने कोल्ड रिजर्वायर को जितनी हीट रिलीज करी थी, हीट रिलीज। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में कहा था ये मामला, ये देखें डायग्राम, यहाँ पर आपके कार्नोट इंजन ने हॉट रिजर्वायर से हीट एब्सॉर्ब करी थी, ये है Q1। और यहाँ पर इस स्टेज पर आपके कार्नोट इंजन ने कोल्ड रिजर्वायर को हीट रिलीज करी थी, कितनी, Q2। ठीक है, तो तीन मामले हुए हमें, एक कार्नोट इंजन से हमें एक तो वर्क मिला है, दूसरा कार्नोट इंजन ने हीट एब्सॉर्ब की है, और तीसरा कार्नोट इंजन ने हीट रिलीज की है। कल हमने इस वर्क को कैलकुलेट भी किया था, ये जो डेल्टा तो हटाएं चले, वर्क कितना आया था Q1 माइनस Q2। कैसे जी, कैसे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि आपका जो कार्नोट इंजन है स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से घूमकर वापस इनिशियल स्टेज में आ गया यानी इनिशियल और फाइनल स्टेजेस सेम है, तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेजेस सेम होती है तो कोई चेंज नहीं आता, डेल्टा यू कितना हो गया, 0। ठीक है जी, तो अब आपका डेल्टा क्यू किसके बराबर हो रहा है, वर्क डन के बराबर हो गया। फिर डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में कितना फर्क आया, कैसे निकालोगे, ज्यादा ये है, हीट एब्जॉर्ब जो है वो ज्यादा होगी, हीट रिलीज कम, तो Q1 माइनस Q2। तो अगर हम वर्क के फॉर्मूले में डालें तो वर्क क्या हो गया, Q1 माइनस Q2। तो ये जो वर्क हमारे पास कार्नोट इंजन ने किया है ये कितना है जी, Q1 माइनस Q2। तो कार्नोट इंजन में तीन चीजें आ रही थी, एक तो हमें वर्क मिल रहा था, एक हम हीट एब्जॉर्ब करा रहे थे कार्नोट इंजन को, और एक कार्नोट इंजन से हीट रिलीज हो रही थी। तीनों के दरमियान मैंने एक इक्वेशन बना दी, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब इस कार्नोट इंजन की इफिशियंसी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इफिशियंसी को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, एन है ये, लगन बड़ा सा डंडा है, इसको ग्रीक लेटर होता है, एन बना हुआ है लेकिन एन की जो टेल है वो थोड़ी बड़ी कर दिएगा।
एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब आपके पास यहाँ कार्नोट इंजन में जो आपको आउटपुट मिल रहा होता है वो किस सूरत में मिलता है, वो वर्क की सूरत में मिलता है आपको, है ना। आपको कार्नोट इंजन का आउटपुट किस सूरत में मिल रहा है, वर्क की सूरत में, जिसको आप फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। और आपके कार्नोट इंजन में इनपुट क्या था, जो आपने हॉट रिजर्वायर से कार्नोट इंजन को हीट दी थी, यानी हीट एब्जॉर्ब जो करी थी Q1, ठीक है क्या। कार्नोट इंजन का आउटपुट क्या है जी, ये जो पिस्टन आपको वर्क दे रहा है ये वाला, और इनपुट क्या है जी, ये हाँ जो आपने हीट एब्जॉर्ब कराई थी, ठीक है जी। ये आउटपुट है, क्योंकि आपको कार्नोट इंजन से क्या मिला है, वर्क मिला है जी, और इसी वर्क को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। और ये इनपुट है, जो आपने कार्नोट इंजन को हीट दी है, ये आपका इनपुट हो जाएगा। सब इस इफिशियंसी के फॉर्मूले में आउटपुट इनपुट डालें तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा जी, आउटपुट की जगह आ गया वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट की जगह आ गया Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो मैं यहाँ तक दोबारा रिपीट कर दूं, हमारे पास कार्नोट इंजन में वर्क मिला हमें, पिस्टन जो बाहर अंदर हो रहा है ये वर्क है, और इसको हम फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। Q1 क्या है जी, जो आपके कार्नोट इंजन ने हीट एब्जॉर्ब करी है, और Q2 क्या है जी, जो आपके कार्नोट इंजन ने हीट रिलीज करी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने लिया, हमने कहा जी इनिशियल फाइनल स्टेजेस सेम है, इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं हुआ। तो वर्क डन कितना हो गया जी, डेल्टा Q। वर्क डन जो है आपके कार्नोट इंजन का जो वर्क डन है वो कितना हो गया, डेल्टा Q। उसके बाद हमने कहा जी डेल्टा Q कितना होता है जी, ज्यादा हीट में से कम हीट को माइनस किया जाए तो हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज, Q1 माइनस Q2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, ठीक है जी। सो इससे वर्क, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज तीनों कनेक्ट हो गई। अब हम क्या कर रहे थे, हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिया, हमने कहा जी कार्नोट इंजन का आउटपुट वर्क होता है, इनपुट जो है वो हीट एब्जॉर्ब होती है। सो हमने दोनों फॉर्मूले डाल दिए। इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला डालें, हमने अभी ऊपर बात की, वर्क होता है जी Q1 माइनस Q2। सो वर्क की जगह आ जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। अब ये एलसीएम ब्रेक करें, Q1 दोनों को मिल जाएगा, तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q1 Q2 अपॉन Q1, ठीक है। ये हमने एलसीएम ब्रेक किया है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। ये एलसीएम डिनोमिनेटर जो था दोनों का था, मैंने दोनों को दे दिया, जिसको हम एलसीएम ब्रेक कहते हैं। Q1 से Q1 कट गया, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला बनता है, 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ये आपके पास है जी फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला कौन सा था, वो अभी हमने ऊपर बनाया, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला था जो हमने बनाया वर्क का, और ये हमने कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मालूम करने का फॉर्मूला बना दिया, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर से लाएं तो हमें पता है जी कि ये जो Q2 है, अब यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर लाना चाहें तो Q2 जो है ये क्या है जी, जो आपके कोल्ड रिजर्वायर ने हीट एब्सॉर्ब करी है, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर से। और Q1 क्या है जी, हॉट रिजर्वायर ने कितनी हीट दी है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर से। यानी ये हीट आपको जहां से मिली है उधर के टेम्परेचर से रिलीज कर दें, ये हीट जहां से मिली है आप उधर के टेम्परेचर से रिलीज कर दें। सो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, 1 माइनस Q2 की जगह आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाय Q1 की जगह आ जाएगा T1 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, ठीक है जी। Q2 क्या है जी, जो कोल्ड रिजर्वायर ने हीट एब्जॉर्ब करी है, और ये कितनी एब्जॉर्ब करेगा ये डिपेंड करता है आपका कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है। इसी तरह Q1 क्या है जी, हॉट रिजर्वायर ने कितनी हीट दी है, ये भी डिपेंड करेगा आपके हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है। लिहाजा आपने Q को हटा के हीट की जगह टेम्परेचर की बात कर ली। ये आपका एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब वो आखिरी बात है जी, वो चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में जो मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, तो क्या वाकई में 100% नहीं होती, उस चीज को वेरीफाई करते हैं कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो सकती। चले जी चेक करते हैं। उसके लिए हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लेना है।
इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है जी, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये इफिशिएंसी, ये पूरा फ्रैक्शन आपका 100 कब हो सकता है, जब आपका Q2 डिवाइडेड बाय Q1 वाला फ्रैक्शन 0 हो जाए। ये वाला फ्रैक्शन 0 हो ना, तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 100 आंसर आएगा। चेक करके दिखा देता हूँ। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कितना कह रहे हैं हम, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। 1 में से 0 माइनस करो 1 बचता है, और 1 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफिशियंसी 100% हो गई है। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी कब 100% होगी, जब आपका ये फ्रैक्शन Q2 अपॉन Q1 कितना हो, 0। ठीक है जी। अगर ये फ्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा तो 1 में से आप कम माइनस करें ज्यादा माइनस करें 100 नहीं आएगा। 1 में से अगर आप 2 माइनस करें तो माइनस में आंसर आएगा, और 1 में से ये फ्रैक्शन 0 से कम होता है तो 100% नहीं होगी। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी एक ही वक्त में 100 हो सकती है, कब, जब आपका ये जो Q2 अपॉन Q1 वाला फ्रैक्शन है ये 0 हो। Q1 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लेके जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय Q1। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है। तो कब होगी जी ये फ्रैक्शन 0, ये वाली फ्रैक्शन 0 कब होगी, जब Q2 0 होगा। Q2 0 का मतलब क्या हुआ, Q2 0, Q2 क्या था, जो आपके कार्नोट इंजन ने हीट रिलीज की थी, वो था ना Q2, जो आपके कार्नोट इंजन ने कोल्ड रिजर्वायर को हीट दी थी। सो Q2 0 कब होगा, अगर आपका कार्नोट इंजन कोल्ड रिजर्वायर को हीट ना दे। और अगर ऐसा हुआ तो केल्विन की स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि केल्विन की स्टेटमेंट क्या थी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। केल्विन की स्टेटमेंट ये थी कि ऐसा कोई हीट इंजन नहीं होता जो हीट सोर्स, यानी कि ऐसा कोई हीट इंजन नहीं होता जो आपकी तमाम हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क में और हीट लॉस ना हो, कोल्ड की तरफ से हीट लॉस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कार्नोट इंजन लाजमी कोई ना कोई हीट Q2 के अंदर निकालेगा, कोल्ड रिजर्वायर को लाजमी देगा। सो इसका मतलब है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बस एक कंडीशन में 100% हो सकती है, अगर आपका कार्नोट इंजन कोल्ड रिजर्वायर को हीट ना दे, और ये इम्पॉसिबल है। अगर ये हो गया तो सेकंड लॉ खत्म हो जाएगा, सेकंड लॉ गलत हो जाएगा, और ऐसा नहीं हो सकता, सेकंड लॉ गलत नहीं हो सकता, वो तो लॉ है, हमको याद होगा, लॉ रिजेक्ट नहीं होते। तो हमेशा कार्नोट इंजन जो है वो कोल्ड को थोड़ी बहुत हीट देगा, ये Q2 की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। जब आप इस फ्रैक्शन में Q2 की वैल्यू को डालेंगे तो ये जो आंसर, ये जो नंबर आएगा ये पॉइंटों में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और जब आप इस इक्वेशन में इस फ्रैक्शन की वैल्यू डालेंगे तो भैया 100% नहीं, कम हो जाएगी। तो ये तस्दीक करती है इस बात की कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। यहाँ आपका एफिशिएंसी का, कार्नोट इंजन का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। और नहीं, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये बस एक ऐसी बात है, वेरीफाई करा है मैंने। बात साइंटिफिक रीजन में आ जाता है कि जी क्या कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 100% होती है या नहीं। तो ये मैंने आपको नोट्स में सवाल इंक्लूड भी करके दिया, वह करके भी दिखा दिया कि हाँ हो सकती है। कब, जब ये Q2 अपॉन Q1 वाला फ्रैक्शन 0 हो, तब आपकी ये आपने करके देखा फिर कि हाँ जी अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है वो 0 हो जाएगा तो फिर कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 100% होती है। अब ये फ्रैक्शन 0 कब हो सकता है, जब आपके पास Q2 जो है वो 0 हो। और Q2 0 कब होगा, जब आपका कार्नोट इंजन सिंक को हीट ना दे, और ये इम्पॉसिबल है। तो यूं हम वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे।